तकरीबन 15 निर्णायकों का पूरा पैनल बैठेगा और निर्णायकों शेयर होंगे, ताकि आदर्श पटेल जो हमारे पार्टिसिपेंट डेलीगेटर है, आदित्य भैया, अंकित भैया, अनुपम भैया, आशीष भैया, विजय भैया, हैप्पी भैया, हर्षित भैया, सचिता दी, कुणाल बनवाला जो हमारे दूसरे पार्टिसिपेंट आज हैं, कुणाल कश्यप भैया, राजेश भैया, ऋतुराज भैया, सतीश भैया। तो ये हमारे फाइनल्स के लिए पूरा डेलीगेशन का पैनल है। दोनों दल के जो एक जो मेंबर है उन्हें आमंत्रित करूंगा टॉस के लिए। एल्स आया और सत्तर ने टॉस जीता है और सत्तर ने विपक्ष का चयन किया है, तो रामदास भैया एकमात्र अधिनिर्णायक हमारे साथ निश्चित कर दीजिए, मेरी आवाज सब तक पीछे जा रही है। इतना पूरा मैच होने के बाद आखिरकार जरा सही हो गया। फाइनेंस का टॉपिक शायद बोलना था इसीलिए। पर चलिए, अभी जिस चीज के लिए हम लोग जुड़े हैं, तीसरा दिन है, वाद होनी है, उसका विषय जो मुख्य विषय है आज का फाइनल का, वो कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पे एक आपके सामने सूचना रखी हुई है। ये सूचना कहती है कि पुरुषों में थोड़ी सी पशुता होती है, जिसे वह इरादा करके भी हटा नहीं सकता। वही पशुता उसे पुरुष बनाती है। विकास के क्रम से वह स्त्री से पीछे है। जिस दिन वह पूर्ण विकास को पहुंचेगा, वह भी स्त्री हो जाएगा। वात्सल्य, स्नेह, कोमलता, दया, इन्हीं आधारों पर यह सृष्टि थमी हुई है और यह स्त्रियों की गुण है। अब यह जो आपके सामने पैराग्राफ रखा गया है, ये कर्म भूमि से उठाया गया है, जो प्रेमचंद्र जी ने लिखी है, प्रेमचंद्र जी द्वारा रचित। अब विषय आपके सामने है। विषय समाजशास्त्रियों के सदन का मत है कि दबा हुआ पुरुषार्थ ही सबके सामने है। आशा करते हैं इस डिबेट को आप अच्छे से आगे बढ़ाएंगे। जो भी तर्क रखेंगे वह सबके सामने, मतलब जो आप लोगों को देखने आए की उम्मीद से, वह इस डिबेट से बहुत कुछ सीख के जाएंगे। और वोटिंग नहीं करेगा, खासकर जब वाद विवाद चल रहा होगा उस दौरान स्पीचेस वगैरह के बीच में भी क्लैपिंग करके आप उन्हें डिस्टर्ब ना करें। और वोटिंग इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, पूर्ण रूप से वो मतलब प्रतिबंधित है एक तौर पे। और आप अगर ज्यादा ही अगर आपको उत्साहवर्धन करना है तो आप क्लैपिंग कर सकते हैं, बट एक बात का ध्यान रखिएगा कि कभी भी वो वाद विवाद के बीच में वो डिस्टर्बेंस को क्रिएट। ठीक है, तो इसी के साथ आगे बढ़ते हुए सदन पटल पर नेता पक्ष आमंत्रित कर। ठीक है, तो आप मेरे को 6 मिनट पे टाइम दे देना, 7 मिनट पे डबल टाइम और 8 मिनट पे टाइम। ठीक है, तो 3 से शुरू करूंगा।
ठीक है, तो तीन दो शुरू सदन की गिरवा को मेरा सादर नमन। आज सदन पटल का जो प्रस्तावित विषय की वर्तमान समाज शास्त्रियों के सदन का मत है कि दबा हुआ पुरुष तत्व स्त्रीत्व। तो महोदय तो एक प्रथम हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं, यह जो सदन है वर्तमान का सदन है, और जो पूरे सदन के अंदर वाद विवाद होगी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में रहकर होगी महोदय। तो चूंकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में रहकर वाद विवाद करें तो हमें समझना पड़ेगा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या है महोदय। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य अपने आप में जो दौर है वो तार्किकता का दौर है, विचार विमर्श का दौर है। सबसे बड़ी बात रूढ़ियां खत्म हो रही है महोदय, जो चलती आ रही है रूढ़ियां समाज के अंदर की, जो अपने आप में धारणाएं बनाई गई, तो धारणाएं खत्म हो रही है, रूढ़ियां खत्म हो रही है महोदय। एक और चीज कहना कि एक जो दौर है इसको क्या कहते हैं, पोस्ट मॉडर्निज्म का दौर है। मतलब कहना कि जो एग्जिस्टिंग थ्योरीज थी, एग्जिस्टिंग सोशल थ्योरीज, सारी की सारी सोशल थ्योरीज पर हम डाउट कर रहे हैं, हम उनको मानने से इनकार कर रहे हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि कहीं से भी सार्थक और न्याय संगत और तर्क संगत वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर नहीं है। तो मतलब कहीं ना कहीं अपना में रूढ़ियां खत्म हो रही है और हम एक नई थ्योरी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सेक्स और जेंडर पर खुल के बात हो रही है वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर। अपने आप में जो रूढ़ी थी, जो अपने आप में एक चीज को बना दिया गया था, उसके बारे में सामाजिक रूप से बात नहीं कर सकते सेक्स के बारे में, जेंडर के बारे में, उसके ऊपर खुल के बात हो रही है मतलब। समलैंगिकता समाज में आ रही है, अपने आप में उसको तौर पर एक्सेप्ट किया जा रहा है। समलैंगिकता होमोसेक्सुअलिटी वो समाज में अपने आप से आ रही है और मतलब उसको बढ़ रहा है। मतलब स्टेट भी उसको मान्यता दे रहा है अपने आप में। जो स्टेट है इस दौर के अंदर, स्टेट अपने आप में प्रोग्रेसिव हो रहा है, स्टेट भी जेंडर और सेक्स पर खुल के बात कर रहा है और उस चीज को मान रहा है। और कहने की एक जो चीज हम यहाँ पे स्पष्ट करने आ रहे हैं, स्त्री तत्व अपने आप में बढ़ रहा है, इसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन एक और चीज है कि स्त्री तत्व वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बढ़ रहा है। मतलब हम आगे बात करते हैं समाज शास्त्र की, तो हम क्या करते हैं, मतलब तार्किक रूप से समाज का अध्ययन करते हैं और हम हर वर्ग को देखते हैं, चाहे कोई वर्ग कितना ही वंचित हो, चाहे वर्ग किसी वर्ग का कितना दमन हो रखा हो, हम हर उस वर्ग को देखते हैं, चाहे उसका सामाजिक तौर पे उसका दमन हो रहा है, जो आर्थिक रूप से दमन हो रहा है, चाहे अपने आप में उसकी जेंडर आइडेंटिटी के ऊपर उसका दमन हो रहा है, पितृसत्ता से उसका दमन हो रहा है, हम हर एक वर्ग को देखते हैं और हर एक मतलब समाज को देखते हैं। मतलब कहीं ना कहीं हम एक चीज के ऊपर बहुत ज्यादा चिंतन करते हैं और वो है समाज की उत्पत्ति कैसे। मतलब हम ये जानते हैं कि समाज के अंदर अपने आप में उत्पत्ति कैसे और समाज के अंदर आगे चलते हुए कैसे कैसे जो पुरुष और महिला है उनका डिस्टिंक्शन कैसे है, उनके बीच में जो उनका तत्व है, उनकी जो आइडेंटिटी कैसे कंस्ट्रक्ट है, उस चीज के बारे में बात करते हैं। मतलब कहीं आगे चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्योंकि हम समाज शास्त्र में और ऑब्जेक्टिव है समाज के अंदर सकारात्मक बदलाव लाने, पॉजिटिव चेंज लाना हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। कैसे कहते हैं समाज के अंदर पॉजिटिव चेंज है, चूंकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर पोस्ट मॉडर्निज्म का जमाना है, तो आपको बताएंगे इसके अंदर सकारात्मक बदलाव कैसे आता है। मतलब यहाँ पे एक समझने की बहुत बड़ी आवश्यकता है कि सेक्स और जेंडर में क्या फर्क है। मतलब सेक्स अपने आप में बायोलॉजिकल है, आप अगर पुरुष पैदा हो रहे हैं तो आपका सेक्स, अगर आप महिला पैदा हो रहे हैं तो आप सेक्स है। लेकिन जेंडर अपने आप में सोशल आइडेंटिटी है, क्या आप अपने आप को पुरुष मान रहे हैं, क्या आप अपने आप को महिला मान रहे हैं, तो मतलब वो अपने आप में एक सोशल चीज है। तो अपने आप में स्त्री तत्व पुरुष तत्व है, वो भी अपने आप से इनहेरेंट आपका बायोलॉजिकल नहीं है। स्त्री तत्व पुरुष तत्व आपके अंदर और सोशल, आपके अंदर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है कि आपके अंदर स्त्री तत्व है, पुरुष तत्व, आपके अंदर सोसाइटी डाल देगी, आपके अंदर स्त्री तत्व रहेगा, पुरुष तत्व रहेगा। मतलब और कहने की अपने आप में बाय चॉइस भी है और समाज भी, कहने की मतलब जैसे वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर क्या बाय चॉइस बहुत ज्यादा अर्बनाइज जहां पे हो रखा है, जहां पे अपने आप में शहरों के अंदर बाय चॉइस है क्या मतलब जेंडर का आंसर है। लेकिन अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर अपने आप में बाय बर्थ आपको आपकी जेंडर आइडेंटिटी दे दी जाती है और आप उसे इतर नहीं हो सकते। तो अपने आप में समझना पड़ेगा कि जेंडर फ्लूइडिटी का कॉन्सेप्ट है कि अगर एक व्यक्ति पुरुष पैदा हुआ, वो आगे चल के महिला अपने आप का आइडेंटिफाई कर रहा है, वो भी समाज के अंदर हो रहा है। मतलब आगे चलते हुए एक और चीज हमें समझनी पड़ेगी कि जो समाज आपका आइडेंटिटी देता है, आइडेंटिटी तो देता है, लेकिन आइडेंटिटी देने के साथ साथ आपका तत्व भी देता है, एट्रीब्यूट्स भी देता है आइडेंटिटी के साथ, हमें समझना पड़ेगा। जो पुरुष है, पुरुष को क्या तत्व दे रखे हैं, पुरुष को क्या आइडेंटिटी दे रखी है। पुरुष की आइडेंटिटी में अपने आप पुरुष को बताया कि पुरुष आक्रामक है, लड़ाकू है, उसके अंदर शक्ति ज्यादा है, उसको गुस्सा ज्यादा है और मतलब कठोर है अपने आप को। और मतलब पुरुष के अंदर जो उसकी आइडेंटिटी है, जो उसके एट्रीब्यूट्स है, वो आए कहां से, मतलब समझना पड़ेगा। एक तो इनहेरेंट एट्रीब्यूट्स हम आपको बताएंगे सोशल कंसेप्ट थ्योरी के थ्रू, इनहेरेंट एट्रीब्यूट्स उसको हम कहेंगे समाज जैसे पितृसत्ता है वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर, बेशक खत्म हो रही है, पितृसत्ता एग्जिस्ट कर रही है, पॉकेट्स के अंदर पितृसत्ता है, वो भी अपने आप में कहीं ना कहीं जेंडर आइडेंटिटी को कंस्ट्रक्ट करने में बहुत ज्यादा वो करती है। और जो पुरुष तत्व है वो अपने आप में पितृसत्ता से आता है। आगे चलते हुए कुछ चीज समझनी पड़ेगी। स्त्री तत्व क्या है? स्त्री तत्व अपने आप में दयालु है, वात्सल्य है, कोमल है, नरम है। स्त्री का जो आइडेंटिफिकेशन समाज के अंदर किया जाता है वो ऐसे किया जाता है। मतलब स्त्री तत्व जो है अपने आप में आया है क्यों होता है, हम देखते हैं सबसे पहले अपने आप में जो पुरुष था और स्त्री थी, हंटर गैदर स्टेट नहीं था, जो अपने आप में एक एनार्की थी, अपने आप में हंटर गैदरिंग सोसाइटी थी, वहां पे स्त्री और पुरुष मिलके अपने आप में हमला करते थे, अपने आप में शिकार ढूंढते, दोनों का समान अधिकार था। लेकिन अपने आप में जब स्टेट आया, अपने आप में सोशल कंस्ट्रक्ट हुआ, तो अपने आप में जो वायलेंस की मोनोपोली थी तो अपने दे दी स्टेट को। लेकिन अपने में पितृसत्ता अपने आप में आई और वहां पे स्त्री तत्व पुरुष तत्व एस्टैब्लिश हुआ। मतलब जैसे ही एनार्की का स्टेट खत्म, जैसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट आया, तब अपने आप में स्त्री तत्व और पुरुष तत्व की जो जेंडर आइडेंटिटी थी वो समाज में इंट्रोड्यूस हुई। उससे पहले सेक्स था, जेंडर नहीं था। जेंडर तब आया समाज के अंदर, जेंडर समाज के अंदर तब आया जब अपने आप में सोशल कंस्ट्रक्ट थ्योरी में है। और समझना ही पड़ेगा कि दबा हुआ, हम मानते हैं कि पुरुष तत्व अपने आप में दबा हुआ, स्त्री हम दबे हुए से क्या समझते हैं, मतलब हमें समझना पड़ेगा। दबे होने से हम ये समझते हैं कि कहना है कि जो पुरुष तत्व की कमी किसी व्यक्ति के अंदर होती है और स्त्री तत्व की ज्यादा होती है, वो अपने आप में दबा हुआ है। तो मतलब दोनों आपस में विपरीत है, ये भी समझना पड़ेगा। मतलब
स्त्री तत्व आपस में विपरीत है, पुरुष तत्व आपस में दोनों विपरीत है। कैसे मतलब हमने बताया जो पुरुष तत्व है उसके अंदर पुरुष जो होता है वो गुस्से वाला होता है, आक्रामक होता है, ये सारी चीजें होती है, लेकिन स्त्री तत्व दयालु है, वात्सल्य, कोमल है, तो मतलब दोनों अपने आप में विपरीत है। तो ये समझना है, जैसे हमने बताया एक व्यक्ति है, आज के दौरान में जेंडर फ्लूइड भी हो सकते हैं सारी चीजें, तो मतलब जब उसके अंदर पुरुष तत्व हावी हो जाएगा, अपने आप में पुरुष तत्व हावी हो जाएगा कि अपने आप में कठोर है, वो अपने आप में आक्रामक है, तो अपने आप में पुरुष आइडेंटिफाई करेगा। लेकिन जब वो अपने आप में किसी भी रीजन की वजह से उसको जो विपरीत एट्रीब्यूट्स है वो अपना लेगा, दयालु बन जाएगा, वात्सल्य हो जाएगा, तब उसके अंदर स्त्रीत्व आ जाएगा। मतलब यहाँ पे स्थित हो जाता है कि जैसे जो पुरुष एट्रीब्यूट्स है वो अपने आप में दब जाएंगे एक व्यक्ति के अंदर, तो उसकी स्त्री के जो एट्रीब्यूट्स अपने ज्यादा आ जाएंगे। तब स्थित होता है कि दबाव हुआ पुरुष तत्व स्त्रीत्व, मतलब क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि अपने आप में एक व्यक्ति कठोर भी है, एक व्यक्ति उसमें कोमल भी है, तो ऐसा नहीं हो सकता, दोनों विपरीत है और कहने की दोनों साथ में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। अगर एक दबेगा तभी ऊपर आएगा, तो मतलब और यहाँ पे एक ही समझ पड़ेगी, दबाव हुआ स्त्रीत्व में कौन होगा, वो अपने आप में पुरुष तत्व दबाव हुआ स्त्रीत्व, क्योंकि दोनों आपस में विपरीत है, दोनों को एग्जिस्ट नहीं कर सकता। मतलब अब यहाँ पे हमें एक को समझना पड़ेगा कि सोशल कंसेप्ट की हम बात करते हैं कि सोशल अपने आप में थ्योरी है, ये सारी चीजें तो हमें समझना पड़ेगा। एनार्की के अंदर था, मतलब एनार्की के अंदर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का कांसेप्ट था, तब वहां पे आदमी को वायलेंट होना पड़ा, अपने आप में जब वायलेंस नहीं करता था उसका दमन होता था, तब अपने आप में आदमी का जो पुरुष तत्व था उसके लिए जो सारी चीजें थी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट आया, मतलब लेकिन उसके बाद जब अपना सोशल कॉन्ट्रैक्ट बन गया तब और फिटनेस होता है, औरतों को घर में बैठाने का काम दिया गया, तब जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर आया, मतलब जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर जो है अपने आप में उसी ने स्त्री तत्व पुरुष तत्व को अपने आप में समाज के अंदर इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि मतलब ये बताया गया कि अगर आप जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर के अंदर कि आप घर का काम करते हो, बाहर का काम करते हो, मतलब काम जो अपने आप इकोनॉमिकल स्फीयर के अंदर भी अपने स्त्री तत्व पुरुष तत्व आते हैं। आगे चलते हम आपको बताते हैं कि कहीं ना कहीं जब एक आदमी के अंदर कहने की वायलेंस की टेंडेंसी कम हो जाती है तो अपने आप में स्त्री तत्व बढ़ जाता है। तो मतलब हम यहाँ पे देखते हैं जो वायलेंस की टेंडेंसी कम हो जाती है, जो पुरुष तत्व अपने आप में वायलेंस की टेंडेंसी कम होती है, वायलेंस की टेंडेंसी तब जाती है तब उसका स्त्री तत्व बढ़ जाता है और अपने आप में हमारे बर्डन को सिद्ध कर देता है। एक चीज हमें समझनी पड़ेगी मोदय कि कहीं ना कहीं इंसानों में चीज वैरी करते हैं, जैसे हमने आपको बताया कि किसी व्यक्ति के पुरुष तत्व ज्यादा है, किसी के स्त्री तत्व ज्यादा है, वैरी करते रहते हैं, और मतलब जब अपने आप में वैरी करते रहते हैं तो एक का तो दमन होगा तभी दूसरा आगे बढ़ेगा। मतलब एक और चीज हम यहाँ पे बात करके जाते हैं कि बल्कि अपने आप में जेंडर फ्लूइडिटी, अपने आप में एलजीबीटीक्यू राइट्स आ रहे हैं, अपने होमोसेक्सुअलिटी आ रहे हैं, तो मतलब कि है क्या, अगर एक व्यक्ति अगर जन्म से वो पुरुष है लेकिन वो अपने आप में महिलाओं के एट्रीब्यूट्स ले रहा है, तो कहीं ना कहीं उसने अपनी जो वायलेंस की टेंडेंसी उसको दबाया ना, दबाने के बाद उसने स्त्रीत्व का भाव आया। तो समझना पड़ेगा मैं पुरुष हूं, अगर मैं पुरुष के रूप में जन्म लिया लेकिन मेरा पुरुष तत्व कम हुआ तभी तो मेरा स्त्रीत्व का भाव आया, मैंने अपने आप को एज अ फीमेल आइडेंटिफाई किया। मतलब समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं बदलाव कैसे आ रहा है समाज के अंदर, मतलब बदलाव इस वजह से जब हम पॉजिटिव चेंज लाते हैं, क्योंकि जो डोमिनेंस की भावना थी, जो डोमिनेंस का पुरुष तत्व था वर्तमान पे वो अपना सोशल कंस्ट्रक्ट थ्योरी के बाद जो अपने पितृ सत्ता से आया, वो डोमिनेंस का अपने आप में चीजों के जैसे वो डोमिनेंस को पुरुष तत्व का मोड़ा अपने आप में जो स्त्रीत्व का एक पुरुष तत्व दयालु अपने आप में वो चीजें वो आ रही है। मतलब क्यों आ रही है अपने आप में स्त्रीत्व समाज के अंदर क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि स्टेट आपको नज कर रहा है, स्टेट आपको बोलता है, जैसे सोशल थ्योरी आई अपने हमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट आया कि मतलब वायलेंस की मोनोपोली पहले आपके पास थी, वायलेंस आप कर सकते थे, लेकिन फिर स्टेट के पास और स्टेट आपको सेट कर रहा है वायलेंस करता, तो अपने आप में पुरुष तत्व का दमन हो रहा है, अपने स्टेट में आगे बढ़ रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट का पावर टाइम दिया जा रहा है, हो रहा है और सदन पर मैं नेता विपक्ष को उनके वक्तव्य की प्रस्तुति के लिए आमंत्रित करता हूं। देख के तार है, तार है। कुछ भी मिले आप हाँ फोन अगर आप आ जाने की दिक्कत हो तो बताइए, मेरे 3 दूर पे आप समय आएंगे तो 3, 2, 1 सदन की गरिमा को मैं अपना ये जो विषय के पूर्व जोड़ विपक्ष में महोदय, पहले तो हमें ये समझना होगा कि हमारा जो पक्ष है वो अपना भारी समझ कर नहीं जाता है, वो सब कुछ तो बताता है लेकिन वो कहना क्या चाह रहा है ये तो बता के चले जाओ।
महोदय समाजशास्त्री हम कौन लोग हैं, मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा, जो कि समाज का हर विषय को समझते हैं मल्टी डायमेंशनल वे में, बाइनरी में कुछ नहीं सोचते, मल्टी डायमेंशनल वे में चीजों को समझते हैं, वो समाज के हर तत्व को समझते हैं, परखते हैं, फिर अंततः एक निर्णय पर पहुंचते हैं। हम ही समाजशास्त्री है जिन्होंने बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट से सेक्सुअल डिवीजन जो कि 2 में बटा है, पुरुष और स्त्री, उसको हटाकर सोशल कंस्ट्रक्ट लाया है जेंडर का, जो कि 136 है हमारे विश्व में। महोदय ये दबा हुआ पुरुष तत्व क्या है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके लिए आपको पुरुष तत्व को समझना होगा। पुरुष तत्व प्रेमचंद के अनुसार पशुता से ड्रिवन है, पशुता से ड्रिवन है, तो पशुता का जो फॉर्म है वो ह्यूमन एग्जिस्टेंस में क्या हो सकता है, हवस हो सकता है, घृणा हो सकता है, क्रोध हो सकता है, किसी से बदला लेने के लिए उत्तेजित होना हो सकता है, ये सब है महोदय हमारे यहाँ का पुरुष तत्व। ये दबा हुआ है, मतलब खुलकर सामने आया नहीं है। मतलब प्रेमचंद ये कह रहे हैं कि हर पुरुष के अंदर ये तत्व है, वो दबा हुआ है, लेकिन हर पुरुष के अंदर ये तत्व है जिसको कि हटाया नहीं जा सकता है महोदय। अब स्त्रीत्व क्या है, वो गुण जो कि स्त्रियों में पाया जाता है, स्त्रीत्व है, ठीक है, तो वो गुण जो कि स्त्रियों में पाया जाता है, स्त्रियों के तत्व को लेकर प्रेमचंद ने कहा है कि वात्सल्य, स्नेह, कोमलता, दया, प्रेमचंद की नहीं मानते हैं कि यही वर्ल्ड को बाइंड कर रहे हैं। हमें समस्या इस चीज से कि वर्ल्ड को बाइंड कर रहे हैं, क्यों कैसे नहीं कर रहे मैं आपको यहाँ बताऊंगा। ये बाइंडिंग फोर्स जीवन में कैसे नहीं मौजूद है। मतलब पशुता कहा जाता है कि जो नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं, वो नॉनवेज खाते हैं, तो उनके अंदर स्नेह नहीं होता है जानवरों को लेकर, तो ये भी एक पशुता का रूप हो गया। स्नेह नहीं होता है, तो क्या ये सृष्टि इस पे भी नहीं थमी है कि एक बायोलॉजिकल साइकिल चल रहा है कि एक आदमी दूसरे को खा रहा है, दूसरा तीसरे को खा रहा है, तो इससे भी तो सृष्टि थमी है ना। तो ये साइंस के मुताबिक महोदय ये चीज आर्थिक सत्य महोदय नहीं है, ये सत्य नहीं हो पाता है महोदय। अब मैं बताना चाहूंगा महोदय, जैसा कि प्रेमचंद बताते हैं कि स्त्रियों के विकास के क्रम में पुरुष से आगे है। वो क्यों आगे? क्योंकि उनके गुण की वजह से, स्त्रीत्व के गुण की वजह से। मैं यहाँ अपना विकास बताना चाहूंगा कि विकास होता क्या है महोदय। हम साहित्यकारों के सदन में नहीं बैठे, हम समाज शास्त्रियों के सदन में बैठे हैं। हम समाज शास्त्री के लिए सामाजिक भ्रांतियों को तोड़ना भी विकास है, तोड़ना भी विकास है, उसके अलावा भी विकास है, लेकिन समाज में फैली भ्रांतियों को तोड़ना, समाज आगे बढ़े, ये हमारे लिए असल विकास है महोदय। प्रेमचंद एक साहित्य साकार थे, वो जिस विषय पर लिखते थे ना उसी विषय के बारे में सोचते थे। हम कौन है? हम समाज शास्त्री। हमारे लिए मल्टी डायमेंशनलिज्म, मल्टी डायमेंशनल फॉर्म में चीजों को सोचना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दबा हुआ पुरुष तत्व स्त्रीत्व नहीं है महोदय, वो खुद में पुरुष तत्व का एक रूप है, ठीक है, वो अलग नहीं है, वो खुद में पुरुष तत्व का एक रूप है। वो दबा हुआ है या उठरा हुआ है, वो उसका रूप है, वो स्त्री तत्व नहीं है महोदय। उनके भी अपने प्रॉपर्टीज है महोदय। महिलाओं में भी होती है क्रोध, पशुता, तो साहित्यकारों ने तो इन्हें मर्दानी कह दी। सुभद्रा कुमारी चौहान लिखती है कि खूब लगी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। उन्होंने साहित्यकारों ने बता दिया कि ये देखिए मर्दानी कैरेक्टराइजेशन है। उस समय हम समाज शास्त्री आगे आए और बोले नहीं ये महिला है, ये महिला के गुण है, आप महिला को अंडरमाइन नहीं कर सकते, उनके पावर्स को आप अंडरमाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो महिलाओं में पुरुष में दोनों में जो तत्व मौजूद है उनको महोदय हम अंडरमाइन करके नहीं कर सकते, क्योंकि ये साहित्यकारों का सदन नहीं महोदय, समाज शास्त्रियों का सदन है। चीजों को बाइनरी में देखना बंद करे मेरा पक्ष महोदय। क्यों सोशल क्यों नहीं है महोदय पुरुष तत्व महिला तत्व? मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा। सोशल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो सोशलिस्ट है, हम बाइनरी में हमारे लिए कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। हमने बहुत लंबी लड़ाई लड़के एलजीबीटीक्यू और अन्य 132 समुदायों को उनका पहचान दिलवाया। अब मुझे आप ये बताइए कि अगर एक पुरुष से प्रेम करता है महोदय, एक महिला से प्रेम करती है, तो उनके अलग अलग डायमेंशंस है ना, उनके अलग अलग ओरिएंटेशन है, जिनको कि हम लोगों ने दिया है कि आपके अपने प्रॉपर्टीज है। इसको क्यों हमें बाइनरी में बांटे हैं समाज शास्त्री होने के बाद कि ये पुरुष तत्व है, ये स्त्री तत्व? आप तो फिर उसी भ्रांति में जा रहे हैं, आप मॉडर्न परिप्रेक्ष्य का समाज बनाकर जा रहे हैं, आप पोस्ट मॉडर्निज्म की बात कर रहे हैं, और फिर आप ओल्ड, मतलब आपका सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है कि आप फिर पुरानी चीजों को लेकर आ रहे हैं, पोस्ट मॉडर्निज्म। हर चीज पर सवाल करना हमारा हक है ना महोदय, तो हम क्यों फिर दोबारा उन्हीं चीजों पे वापस जा रहे हैं महोदय? पीएम हमारे बताकर जाते कि वर्तमान का समय बिल्कुल तार्किकता का है, रूढ़िवादिता खत्म हो रही है। ये रूढ़िवाद है, ये स्त्री है, एक पुरुष है, ये स्त्री तत्व है, ये पुरुष तत्व है। हर आदमी के अपने हर चीज पे हम लोग सवाल पूछ रहे हैं। पोस्ट मॉडर्न में बिल्कुल हम लोग पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड में हर कुछ पे सवाल पूछ रहे हैं। हम लोग ये बता रहे हैं महोदय कि किस प्रकार से जो चीजें हैं, अगर एक पुरुष के अंदर कोई कोमलता है तो ये पुरुष का तत्व है, ठीक है। हो सकता है पुरुष स्नेह रखने के साथ साथ में क्रोध रखे, हो सकता है महिला स्नेह रखने के साथ साथ में क्रोध रखे। जब रानी लक्ष्मीबाई लड़ रही थी ना, तो उनके पीठ के पीछे स्नेह से बंधा हुआ एक बच्चा भी था, ठीक है, वहां स्नेह भी था, वहां क्रोध भी था। तो उसको आप कैसे कैरेक्टराइजेशन देखिए? हर किसी का अपना कैरेक्टराइजेशन है, उसे बाइनरी में देखना बंद करे मेरा पक्ष।
रूढ़ियां खत्म हो रही है, तो आप रूढ़िवादी क्यों बन रहे हैं, आप रूढ़ियों को क्यों बढ़ा रहे हैं? सेक्स जेंडर की बात की गई, बोली गई कि होमोसेक्सुअलिटी को तो अब स्टेट मान्यता दे रहा है। अरे महोदय, होमोसेक्सुअलिटी को अब स्टेट मान्यता दे रहा है तो हमारा सो कॉल्ड सोशियोलॉजिस्ट क्यों नहीं उनको मान्यता दे रहे? उन्हें क्यों फिर बाइनरी में ढकेल रहे हैं कि आप पुरुष है, आप महिला है? उनके तत्वों को आप महोदय कैसे बनता है जेंडर? उनमें प्रॉपर्टीज होती है ना। जब आप प्रॉपर्टीज को ही बाइनरी में बांट रहे हैं तो फिर वो ऑटोमेटिकली वही बन गया ना। तो आप प्रॉपर्टीज को तो मल्टी डायमेंशनल रहने दीजिए कि जिनका जो प्रॉपर्टीज है वो ये भी ले सकता है, वो ये भी ले सकता है। आप रूढ़िवाद को पाल रहे हैं महोदय। हर वर्ग को इक्वल नजर से देखना है। यही मेरा आप सवाल है जो आपने कहा, हर वर्ग को इक्वल नजर से देखिए, हर वर्ग को उनका प्रॉपर्टीज बताइए कि ये आपके चीज है, ये आपके अधिकार है, ये आपकी प्रॉपर्टीज है, आपके पास है। समाज की उत्पत्ति कैसे हुई उसमें इन्होंने बड़े अच्छे से बोल बताया हमें कि कैसे एक समय हुआ करता था जब पुरुष और महिला दोनों एक साथ सारे काम किया करते थे। वो हंटिंग गैदरिंग से लेकर घर के काम तक, ठीक है। उसके बाद फिर ये जब खुद मान कर गए हैं कि दोनों के तत्व में सेम थे, तो फिर नया आकर जब आप खुद मान रहे हैं कि ये कंस्ट्रक्ट है जो कि इकोनॉमी ने बनाया, इकोनॉमिस्ट ने बनाया है, तो फिर आप खुद से क्यों पलट रहे हैं? जब आपको पता है कि तत्व सबके इंडिविजुअलिज्म में फैला है, फिर आप बाइनरी में क्यों बांट रहे जो कि इकोनॉमिक्स ने बनाया है? हम समाजशास्त्री, हमारा धर्म है कि हम इसे तोड़े। मतलब बाई चॉइस भी होता है, बाई बर्थ भी होता है, और समाज आइडेंटिफाई करता है एट्रीब्यूट से। वही एट्रीब्यूट्स आपको आइडेंटिफिकेशन देता है। आइडेंटिफिकेशन जब आपको वो एट्रीब्यूट्स दे दिया ना महोदय, तो उससे आप बंध गए कि आपका क्या एट्रीब्यूट है, आप ये कर रहे हो तो आप मेल हो गए, आपका क्या एट्रीब्यूट, आप फीमेल हो गए, ठीक है। तो फिर ये LGBTQ और अन्य 132 जो सामाजिक धारा है वो कहाँ, क्या हमारे पक्ष इनसे सहमत नहीं है? इनहेरेंट एट्रीब्यूट्स होती है, बिल्कुल मैं मानता हूँ। महिलाओं में भी इनहेरेंट एट्रीब्यूट्स हो सकती है, वो भी क्रोधित हो सकती है, वो भी इसमें रख सकती है। पुरुष भी क्रोधित हो सकता है, वो भी इसमें रख सकता है। कुछ डिफरेंस नहीं है, हर किसी का अपना तत्व है। पक्ष बस यही बताना चाह रहा है कि हर किसी का अपना तत्व है महोदय। जेंडर बाई महोदय उसके बाद उन्होंने हमारे पक्ष आकर बताता है कि ये दबा हुआ पुरुष तत्व यानी पुरुष तत्व की कमी है। पुरुष तत्व की कमी है, स्त्री तत्व का थोड़ा बढ़ा हुआ रूप है। महोदय जब पुरुष तत्व कम है, स्त्री तत्व ज्यादा है, तो फिर आप उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये स्त्री तत्व है, ये पुरुष तत्व? इन्होंने बोला जिनका पुरुष तत्व ज्यादा है, जिनका स्त्री तत्व ज्यादा है, वो स्त्री तत्व हो गया। अरे महोदय किसी में कुछ भी हो सकता है। पहली बात तो ये स्त्री पुरुष तत्व होता नहीं है, सबकी अपनी क्वालिटीज होती है। लेकिन अगर स्त्री तत्व जो कि प्रेमचंद बताते जा रहे कोमलता XYZ जो अन्य चीजें हैं, और जो पुरुष तत्व जो प्रेमचंद बताते जा रहे कि पशुता से ड्रिवन है, वो किसी में 60-40 हो सकता है, किसी में 70-30 हो सकता है। तो उसके बाद हम ये कैसे मान सकते हैं महोदय कि ये बाइनरी में चीजों को रखा जाए? बहुत धन्यवाद। सरल सरल पर अपना पक्ष अपना 3-2-1 की उल्टी गिनती के साथ मैं अपना वक्तव्य शुरू करूंगा। उपनेता पक्ष अनुभव 3, 2, 1 शुरू। सदन की गरिमा को मेरा अभिनंदन। सदन प्रस्तावित आपका जो विषय है कि समाजशास्त्रियों के सदन का मत है कि दबा हुआ पुरुष तत्व भी स्त्री। सबसे पहला स्पष्टीकरण यहाँ पर दे रहे हैं कि वो दबा हुआ है, ये नहीं कि कोई चीज पूरी खत्म हो गई, कि कोई चीज बहुत ज्यादा मात्रा में, जो कि दबा हुआ शब्द को मेरा प्रतिपक्ष जो है वो इग्नोर करके जा रहा है यहाँ पर। अब इनके एक उदाहरण से ही मैं पूरे इनके वक्तव्य का सार बताना चाहूंगा। ये जब खूब लड़ी मर्दानी शब्द की बात करते हैं तो उसमें अपने आप में मर्दाना शब्द की बात आई कि वो उस प्रधानता के साथ, उस मर्दाना प्रधानता भाव के साथ ही लड़ रही है, अर्थात उस समय उसके अंदर आक्रामकता है, उसके अंदर कहीं ना कहीं तेज है लड़ने का और जीत प्राप्ति की बात है। तो कहीं ना कहीं ये जो उस स्त्रीत्व की बात कर रहे हैं वहां पर ये कहीं ना कहीं जो तर्क है वो खत्म हो जाता है। अब हम अपने तर्कों पर आते हैं कि किस तरीके से समाजशास्त्रियों के सदन का मत है कि हम दबा हुआ पुरुष तत्व ही स्त्रीत्व है। अब इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को समझिए। जब आज के समाज में पितृसत्ता का भाव है, अर्थात पुरुष प्रधान समाज की बात हम जब कर रहे हैं तो हम ये मान रहे हैं कि आक्रामकता रहेगी। ये सारी चीजें इनबिल्ट कहां से? जब हम हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटीज की बात करें जहां पर पुरुष और महिला मिलजुल कर अपनी जीविका चलाते थे, पर जब सोशल कंस्ट्रक्ट थ्योरी है वहां पर पुरुष और महिला को लेकर जो ये बाइनरी शब्द लेकर आ रहे हैं वो सेक्स के लिए, जेंडर बाइनरी नहीं है, वो तो आपकी चॉइस और आपके समाज के आधार पर है।
पर अब जब जिस समाज में आप आ रहे हैं तो आप एक पुरुष प्रधान समाज, आप पितृसत्तात्मकता की बात कर रहे हैं, जहां पर आप अपने डोमिनेंस की बात कर रहे हैं और वो आपके साथ महिला को दबाने की बात कर रही है। आज का समाज का बदलाव कैसे हो रहा है? पुरुष अपने उस दृष्टिकोण को छोड़कर स्त्री की तरह सोच रहा है कि स्त्री के साथ इतना अन्याय हुआ, स्त्री के साथ इतना गलत हुआ, और स्त्री के हित में हम जो फैसला लेंगे वो स्त्री के भाव को समझना पड़ेगा। अब एक व्यक्ति का जो वात्सल्य होता है, इसमें होता है कोमलता, होती आता कैसे, इसकी पृष्ठभूमि को समझिए। जब हम जिस समाज में रह रहे हैं, एक महिला के साथ इतना अत्याचार हुआ, उसके पास अधिकार नहीं थे, उसको दबा कर रखा गया, उसके पास क्या विकल्प था कि आक्रामकता के साथ लड़ पाए, वो अपनी आवाज तेज कर पाए, उसके अंदर अपने साथियों को कहीं ना कहीं विनम्रता का भाव, इसमें भाव, कोमलता का भाव स्टिक करके पहले से ही दे रहे हैं। और पुरुष समाज क्या है, उस चीज को नेगेटिव एस्पेक्ट में अपनी प्रधानता का भाव दिखा रहा है। इसका उदाहरण मैं उदाहरण के साथ देना चाहूंगा। एक घर में दो बच्चे रह रहे हैं, जिसमें 7 साल का एक लड़का है, 7 साल की एक लड़की है, लेकिन दोनों की अपब्रिंगिंग जब होती है वो अलग अलग तरीके से होती है। वो नैसर्गिक बहुत डिफरेंट कैसे हो पा रहा है, क्योंकि उस परिवार में उस लड़के को अलग तरीके से सम्मान मिल रहा है और उस लड़की को अलग तरीके से सम्मान नहीं मिल पा रहा है। अर्थात वो अपने पुरुष तत्व को, वो पुरुष तत्व अपने आप में अहंकार के भाव से देख रहा है कि मेरा ये भाव है, इस तरह से मैं कहीं ना कहीं समाज में अपने वर्चस्व की बात कर सकता हूं। जब हम उत्तराधुनिकतावाद में आते हैं, हम स्त्री विमर्श की बात कर रहे हैं, आज हम समलैंगिक विमर्श की बात कर रहे हैं, आदिवासी विमर्श की बात कर रहे हैं, स्त्री विमर्श, हम स्त्री विमर्श यहाँ पर केंद्र में रखते हैं। जब स्त्री विमर्श की केंद्र बिंदु में बात करें तो हमें समझने की आवश्यकता है कि स्त्री के हित के लिए हम फैसला करेंगे तो कहीं ना कहीं अपने पुरुष तत्व को दबा रहे हैं। वो दबाना कैसे होता है? 2 तरीके से होता है, इसको समझिए। एक तो आप समाज में देख रहे हैं कि समाज बदल रहा है, आप ये देखेंगे कहीं ना कहीं समाज का हर व्यक्ति जो पहले पितृसत्तात्मक में विश्वास रखता था, अब वो चेंज हो रहा है। वो चेंज कैसे हो रहा है? मैंने बताया कि उसका दृष्टिकोण बदला। तो अब ये बदलाव कहीं ना कहीं हमें स्वहित में भी देखा है कि मुझे भी बदलना होगा। दूसरा बताओ, समाज स्टेट और उसकी नीतियां लेकर आती है। जब कानून बनते हैं और कहीं ना कहीं आपको दबाना पड़ता है, वो दबाना भी 2 तरीके से होता है कि व्यक्तिगत और आप उसी को खत्म नहीं कर रहे, क्योंकि आप अपनी प्रधानता उसी के साथ दे रहे हैं कि अब हमें स्त्री के भाव को लेकर जो कहीं ना कहीं उसके सबसे प्रधानता की बात करता है, उसके संदर्भ में बात करना पड़ेगा। इसके बाद ये एक चीज लेकर आते हैं, कहीं ना कहीं सभी को अधिकार देंगे। वो चीज आप देंगे कैसे? आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप समाज शास्त्री हैं, सभी शोषित वंचित लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको अधिकार देंगे कैसे? आपका एक पुरुष तत्व है, हमने बताया कि विकास की जो सतत विकास की यात्रा रही है, रहे दोनों साथ है, परंतु उनको माना अलग अलग तरीके से गया है, उनको अधिकार अलग अलग मात्रा में दिए गए, उनको सम्मान अलग अलग मात्रा में दिया गया है, उनको दृष्टिकोण अलग अलग दृष्टिकोण के साथ देखा गया है। तो पुरुष के साथ वो सारी चीजें इनहेरेंटली भी चल रही थी और समाज में जो चीजें हैं वो उसको भी ग्रैब कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ स्त्री जो है, उसके साथ वो चीजें उस तरीके से नहीं हो रही थी, अर्थात हम विपरीत की बात कर रहे हैं। और जब ये बदलाव आएगा तो हमने पहले ही बताया कि किस तरीके से दोनों विपरीत है। और एक महिला आज जब बदलाव कैसे करे, जो मेरे साथी वक्ता होता है कि विपरीत, मैं इसको बताना चाहूंगा। एक महिला जो आप मर्दानी बात करके जा रहे थे लक्ष्मीबाई का, कि जब अपने पुरुष तत्व को प्रधानता देती है, अर्थात आक्रामकता को आगे रख रही है, क्रांति कर रही है, आवाज उठा रही है, तभी कहीं ना कहीं उसको न्याय मिल पा रहा है इस वर्तमान समाज में। वहीं दूसरी तरफ अगर वो अपने स्त्रीत्व की गुण को लेकर ही आगे चलेगी, जो पहले उसके पास आवाज उठाने का भी मौका नहीं था, उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था, तो उस तरीके से उसको कहीं ना कहीं उसकी पहचान नहीं मिल पा रही थी। परंतु आज के समाज में क्या है, वो सारी चीजें वैरी कर रही हैं। और ये वैरी कैसे कर रही है कि पुरुष एक तरफ तैयार है कि हाँ, अब हम स्त्री के हित में, स्त्री के दृष्टिकोण से सोचेंगे, और वही स्त्री इस चीज के साथ साथ जो दबी हुई थी, जिसके पास अपना अधिकार नहीं था, अधिकार की मांग कर रही है, वो चेतना उसके अंदर जागृत हो रही है, जो कहीं ना कहीं पुरुष तत्व की बात कर रही है। इसके बाद अगला बिंदु आपके समक्ष लेकर आना चाहूंगा महोदय, जब ये बात करते हैं कि सेक्स और जेंडर की बात करते हैं, आज वर्तमान समाज में हम एक कहीं ना कहीं नेचुरली हम देखते हैं एक मेल और फीमेल की बात होती है, परंतु जेंडर एट्रीब्यूट्स में जब बात करते हैं तो समलैंगिकता की बात कर रहे हैं कि एक अपनी चॉइस के आधार और समाज को देखकर वो जिस तरीके का जेंडर देना चाहता है वो ले सकता है। तो आप अपने आप में जो पूरा समाज शास्त्री का सदन बनाकर जा रहे हैं, आप उसको ये देखकर चले कि एक पुरुष के पास केवल पुरुष का ही भाव है और स्त्री का भाव है ही नहीं, और एक स्त्री के पास केवल स्त्री का भाव है, पुरुष का भाव है ही नहीं। इस दृष्टिकोण को समझिए, पूरा का पूरा तुलनात्मक अध्ययन का विषय है कि आपको एक मौजूदा समय पे जब आपको बदलाव लाना है, समाज में समानता की आप बात कर रहे हैं, अधिकार की बात कर रहे हैं, आप इस बात को भी स्वीकार करके जा रहे हैं कि कैसे एक समय तक दोनों साथ साथ थे, परंतु जब सोशल कंस्ट्रक्ट थ्योरी बनी, जब स्टेट आया, तो एक समाज में ज्यादा अधिकार किसी को मिला, एक में कम मिला, तो वो चीजें अपने आप में कोएग्जिस्ट कर कैसे पा रही है, इस तत्व को समझिए। और जब आप वो बदलाव लेकर आ रहे हैं तो वर्तमान समय में हमें समझने की आवश्यकता है कि जब अधिकार देंगे तो आपका जो पुरुष तत्व आपके ऊपर हावी है, जो आप पहले से समझ में आ रहे थे, जब एक पीढ़ी वाइज हम जनरेशन गैप की बात करते हैं, वो दृष्टिकोण में चेंज कैसे होता है।
एक पुरुष, जाहिर सी बात है क्योंकि हम एक विकास प्रक्रिया के आगे बढ़ रहे हैं, परंतु एक पुरुष का सोचने का जो नजरिया है, जो दृष्टिकोण है, पूरी तरीके से अलग है। वो स्त्री की प्रधानता की बात कर रहा है, स्त्री को केंद्र में रख के बात कर रहा है, क्योंकि ये सारी की जो चीजें, वात्सल्य है, स्नेह, कोमलता, ये दया की चीजें हैं, वो वहीं से आ रही है। और आप उस चीज को जब अंगीकार कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने जो पुरुष तत्व है, जिसको आप प्रधानता के साथ आगे लेकर बढ़ रहे थे, उसको कम कर रहे हैं और स्त्री तत्व की बात आगे कर रहे हैं। इसके बाद अगला बिंदु आपके समक्ष लेकर आना चाहूंगा। जब आज के संदर्भ में हम बात करते हैं कि किस तरीके से ये बात करते हैं कि आज आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं। एक बहुत बड़ा इंडियन तरफ से कंडीशन था कि समाज में आइडेंटिफिकेशन थी, हम बदल गए। आपके पास विकल्प है कि आइडेंटिफिकेशन के परे जाकर के आपकी जो अस्मिता है, उस अस्मिता को आधार बनाकर आप समाज में दिखाइए कि मेरी अस्मिता है, और सोचने का दृष्टिकोण बेसिकली आपका अपना होगा। तो वो जिस तरीके से होगा, वो एक तरीके से ये सारी की सारी जो क्वालिटीज है, जो बर्डन्स है, वो अपने आप में समाज में दिखा दी गई है, जिसको आपको मानना, स्वीकार करना होगा। और अगर आप बदलाव चाह रहे हैं और उसी दृष्टिकोण के साथ सोचेंगे तो समाज में बदलाव कभी नहीं आएगा। जो आपके पैराडाइम में आप चाहते हैं कि सभी को समानता देंगे, क्योंकि अपने आप में पुरुष का एक पूरे का पूरा जो विकास यात्रा चल रही थी, वो इसी भावनाओं को केंद्र में रखकर चल रही थी। इसके बाद ये बोलते हैं कि सभी को अधिकार देने की जब बात करते हैं, आज का समाज हम सभी जानते हैं, डाइवर्सिटी, जो आप 136 की बात कर रहे थे, हम इनको मान्यता दी। हम समाज शास्त्रियों के सदन में बैठे हुए हैं, जब हम सभी को अधिकार दे रहे हैं, जब सभी की आइडेंटिफिकेशन अर्थात अस्मिता की हम बात कर रहे हैं, तो हमें समझने की आवश्यकता है कि समाज शास्त्रियों का सदन है। वो देखेगा कि उनके साथ ये सारी चीजें अभी तक होती कैसी आई थी और अभी हो कैसी रही है, और अगर बदलाव होगा तो किस तरीके से होगा, उसमें किस गुण की प्रधानता होगी, और ये गुण आया कहां से। हम तो बताकर जा रहे हैं ये सारे भाव जो पुरुष में वो कैसे आए और महिलाओं में कैसे आए। तो ये बेसिकली इसकी एक पृष्ठभूमि, और पृष्ठभूमि के नाते आज जब मौजूदा समाज उस चीजों में बदलाव कर रहा है, अर्थात उसके अंदर इनहेरेंटली जो चीज भाव है उसकी जब वो कमी कर रहा है, तभी कहीं ना कहीं वो समाज को बदल पा रहा है। अर्थात उसका जो मूल भाव है उसके अंदर कम करके स्त्रीत्व को आगे बढ़ा रहा है, और वही स्त्री जब पुरुष तत्व को आगे बढ़ाकर बदलाव की बात कर रही है। अब सदन पटल पर उपनेता वक्तव्य की प्रस्तुति हेतु आमंत्रित। मेरे 3 को इससे आप शुरू कर सकते हैं। 3, 2, 1। सदन की गरिमा को नमन। दिए गए विषय के पूर्व विपक्ष में महोदय हमारे पक्ष के साथ ही ना विषय के भार को ही नहीं समझ पाए हैं। विषय का भार क्या है? विषय का भार है कि दबा हुआ जो पुरुष तत्व है वो स्त्रीत्व है कि नहीं, इसे बताना था। ये पुरुष तत्व और स्त्रीत्व में क्या बेहतर है और इसके बीच में कंपैरिजन में ही रह गए, वो है कि नहीं, ये बताने में सीधे तौर पर विफल हुए। मैं इनका एक करके है जो विश्लेषण करूंगा। महोदय ये कहना चाहते हैं कि रूढ़ियां खत्म हो रही है और इसके समर्थन में ये रहते हैं, लेकिन महोदय ये पुरुष तत्व और स्त्रीत्व, इसके अलावा किसी जेंडर की बात तो करते हैं, लेकिन उसमें क्या जो हमारा और भी तत्व है, क्या जो हमारा समलैंगिकता की तत्व है, हो सकता है कि किसी पुरुष में समलैंगिकता का तत्व हो तो उसको आप समलैंगिक बोलिए ना, उसको स्त्रीत्व क्यों बोल रहे हैं? हमें इस बात से समस्या है महोदय। ये सेक्स और जेंडर के बीच का डिफरेंस तो बता करके जाते हैं, लेकिन अपने स्पीच में, अपने वक्तव्य में कहीं भी ये जेंडर को जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं कि अगर किसी में जेंडर का क्वालिटी है तो आप उसको कहिए कि वो उस 136 में से किसी पार्टिकुलर जेंडर का तत्व उसके अंदर है, उसको सीधे तौर पर निग्लेक्ट करते हैं और खुद को आधुनिक बताते हैं। महोदय समलैंगिकता का बढ़ावा देने की बात करते हैं महोदय। फिर से मेरा सीधा प्रश्न रहेगा कि फिर वो समलैंगिकता वाले था तो कहां गए जो आप दबा हुआ पुरुष तत्व की बात कर रहे थे कि वो सिर्फ और सिर्फ स्त्रीत्व ही है महोदय, हर वर्ग। और यहाँ पर एक चीज और समझने की जरूरत है कि स्त्रीत्व और स्त्री का तत्व में क्या अंतर होता है महोदय, हमें इसे भी समझने की जरूरत है। ये दो अलग चीजें हैं, हमें इस पे भी गौर करने की जरूरत है महोदय। जैसा कि विषय में पहले पुरुषार्थ था और पुरुष तत्व हो गया, स्त्रीत्व सिर्फ स्त्रियों की होगी, स्त्री तत्व किसी में भी हो सकता है महोदय, जिसे भी समझने की जरूरत है महोदय। ये हर वर्ग को देखने की बात करते हैं, 136 जेंडर को छोड़ देते हैं महोदय।
136 जेंडर को छोड़ देते हैं महोदय ये बताते हैं कि समाज की उत्पत्ति कैसे हुई, बेहतर तरीके से ये बता करके जाते हैं। चलिए आपकी बात हम मान लेते हैं, समाज की उत्पत्ति हुई, लेकिन समाज काफी आगे बढ़ चुका है, आधुनिकता में आ चुके हैं। हम स्त्री पुरुष से अलग हट करके और भी जो हमारे जेंडर है, जो सेक्स है, सेक्स में भी 3 कॉलम होता है महोदय, हमें उस पर गौर करने की बहुत जरूरत है महोदय ये इनका ऑब्जेक्टिव है कि हम पॉजिटिव चेंज लाएंगे और है जो हम दबा हुआ जो हमारा पुरुष तत्व है वो स्त्रीत्व नहीं होगा। तो हमें ये समझने की जरूरत है महोदय कि दबा हुआ जो पुरुष तत्व है वो क्या है, इनके हिसाब से तो आक्रामकता है। मैं ये पूछना चाहता हूं क्या स्त्री में आक्रामकता नहीं होती है, या मेरा ये सीधे सवाल है कि क्या पुरुष में प्रेम और वात्सल्य नहीं होता है। मेरा सीधा प्रश्न इनसे यही रहेगा महोदय जेंडर डिवीजन कैसे हुआ अलग अलग प्रॉपर्टी से, तो बस प्रॉपर्टीज की ही बात क्यों हो, मेरा सीधा प्रश्न इनसे ये रहेगा महोदय ये क्या जाते हैं, ये मान के जाते हैं कि जेंडर बाय चॉइस है। अगर ये दोनों वक्ता है जो सीधे इंफसाइज करते हैं इस बात को कि जेंडर जो है वो बाय चॉइस है। अगर जेंडर बाय चॉइस है तो आप थोप क्यों रहे हैं स्त्रीत्व को, आप कहिए अगर वो जेंडर बाय चॉइस है तो वो खुद तय करेगा, वो पुरुष तय करेगा, जिसमें वो पुरुष तत्व की दबा हुआ क्या बात, जिस विषय की बात की जा रही है कि उसमें वो कौन सा जेंडर को वो चुनेगा, स्त्रीत्व ही क्यों रहेगी, हमें इसे भी समझने की जरूरत है महोदय ये बता करके जाते हैं कि समाज आइडेंटिटी के साथ तत्व देता है। पुरुष आक्रामक हो सकते हैं, पुरुष आक्रामक होते हैं, लड़ाकू होते हैं, कठोर होते हैं, और ये इनहेरिट होते हैं, ये हेरिडेटरी इवोल्यूशन की हेरिडेटरी की बात करते हैं महोदय। मैं ये पूछना चाहता हूं, साइंस सब समझते हैं, 10वीं कक्षा सब पढ़ के आए हैं, क्या स्त्री इनहेरिट नहीं करती है प्रॉपर्टी? क्या स्त्री अपने पिता से प्रॉपर्टी इनहेरिट नहीं करती है? जिस इनहेरिटेंस की बात आप करते हैं, क्या स्त्री जो है अपने पिता से, अगर पुरुष में यही है, आक्रामकता ही है, कठोरता ही है, तो उसके पिता से इनहेरिट करके जो लाएगी, तो क्या वो स्त्री जो है वो सिर्फ अपनी मां से जो वो इनहेरिट करके प्रॉपर्टी लाएगी? मेरा सीधा इनसे प्रश्न रहेगा महोदय ये बात करके जाते हैं स्त्रीत्व में है जो दयालु होता है, कोमलता होता है, वात्सल्य होता है। हमारे साथी और मैं फिर से रानी लक्ष्मीबाई का उदाहरण दूंगा कि वो युद्ध में कितनी आक्रामक थी, लेकिन साथ में एक बच्चे को लेकर के चल रही थी। परिस्थिति के हिसाब से है जो व्यक्ति का जो प्रॉपर्टी है वो बदलता है महोदय, हमें इसको भी समझने की जरूरत है महोदय। मैं प्रेमचंद से सहमत हूं कि पुरुष में पशुता होता है, लेकिन मैं साथ ही साथ ये कहूंगा कि महिला में भी पशुता होता है। मैं प्रेमचंद से सहमत हूं कि स्त्री में जो है वो वात्सल्य और प्रेम होता है, लेकिन मैं साथ ही साथ ये भी कहूंगा कि पुरुषों में भी वो प्रेम और वात्सल्य होता है महोदय ये बोलते हैं कि दोनों आपस में विपरीत है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या एक व्यक्ति, मैं खुद किशोर हूं, मेरे अंदर जो है वो कभी क्रोध आता है, कभी वात्सल्य भी आता है, कभी प्रेम आता है, कभी घृणा भी आती है महोदय, तो वो परिस्थिति के हिसाब से बदलता है, वो सेक्स के हिसाब से नहीं बदलता है महोदय, इसे भी समझने की जरूरत है महोदय। दयालु होगा, और ये बता करके जाते हैं दयालु होगा तो स्त्रीत्व आगे आ जाएगी। फिर वही बात है कि परिस्थिति के हिसाब से बदलेगा, मतलब एक समय में स्त्रीत्व हो जाऊंगा, एक समय में मैं पुरुष, हमारे अंदर पुरुषार्थ आ जाएगी, हमारे अंदर पुरुष तत्व है तो डोमिनेट करेगा। ये जो है सबसे बड़ा बात है महोदय ये जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर की बात करते हैं महोदय, और ये करके भी जाते हैं कि आधुनिक समाज है, जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर की बात करते हैं, पुरानी भ्रांतियों को आज भी ये है जो कंटिन्यू करने की बात करते हैं महोदय। अगर जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर कभी हुआ था, आज तो है जो इक्वलिटी और समानता देने की आप वकालत कर रहे हैं, तो आज तो समानता आ रही है, आज तो आप स्त्रीत्व के वो बंधन से बाहर निकलिए, आज भी आप क्यों जोर दे रहे हैं स्त्रीत्व पे, हमें इससे समस्या है महोदय। ये कहते चाहते हैं कि हमारे साथी कंफ्यूज है, दबा हुआ जो साथी उसने हमारे साथी ने सीधे तौर पर बताया 60-40, मैं उसको एग्जांपल से बता रहा हूं, मेरे अंदर कभी प्रेम और कभी क्रोध दोनों आता है महोदय, तो इस बात को समझने की जरूरत है महोदय जो मतदानी की बात करके जाते हैं और ये कहते हैं कि आप खुद बता करके जा रहे हैं, वो मैं नहीं बता करके जा रहा हूं, वो एक साहित्यकार बता करके जा रहा है, वो साहित्यकार मैं नहीं बता करके जा रहा हूं, वो साहित्यकार बता करके जा रहा है। मैं तो समाजशास्त्री, मैं तो हर वर्ग को तवज्जो दूंगा, मैं वो 136 जेंडर को भी तवज्जो दूंगा महोदय ये कहते हैं कि प्रिंस सत्ता का भाव जो है आक्रामक रहेगी और पुरुष प्रधान समाज रहेगा। फिर से वही बात, जो अगर इनहेरिट होते हैं, अगर जो है आक्रामकता जो है वो पिता से पुत्र में आता है तो पिता से पुत्री में भी आ सकता है महोदय, ये बात रहेगी। स्त्री की तरह सोचना स्त्रीत्व होता है, ऐसा ये बता करके जाते हैं महोदय। ये स्त्री के प्रति स्त्री की तरह सोचना स्त्रीत्व होता है, इसका सीधा जवाब ये होगा कि स्त्री की तरह सोचना पुरुष का स्त्री के प्रति स्नेह है महोदय, ये पुरुष का एक तत्व है महोदय, ये पुरुष का स्त्रीत्व नहीं है महोदय, इस बात को समझने की जरूरत है। और इस एग्जांपल से ये भी पुरुष होता है कि
पुरुष में भी जो है दया भाव और स्नेह की भावना होती है महोदय, इसे समझने की जरूरत है महोदय। महोदय ये बता करके जाते हैं कि लड़का और लड़की होती है, उसके बीच में भेदभाव होता है, तो वर्चस्व होता है। इसी कुरीतियों को तो तोड़ने के लिए हम समाजशास्त्री काम कर रहे हैं महोदय, इसी कुरीतियों को तोड़ने के लिए हम लोग यहाँ पर इस डिबेट को कर रहे हैं महोदय। और यदि आप इस कुरीतियों को तोड़ करके बुरा बोल करके उन्हें है तो आप स्त्रीत्व बता रहे हैं, पुरुषों को आप है तो मर्दानी बता रहे हैं, ये साहित्यकार है तो कर रहे हैं आप उनके बातों को आप जो है फिर से प्लस वन करके उनको आप सपोर्ट कर रहे हैं महोदय। ये साथ ही साथ ये बता करके जाते हैं कि समाज बदल रहा है, समाज बदल रहा है, स्टेट जो है नीतियां ला रही है। स्टेट अगर हमारी नीतियां ला रही है तो उस नीतियों में उस जेंडर को स्पेशल रिकॉग्निशन मिल रहा है महोदय, आपको भी देने की जरूरत है। और ये समाज शास्त्रियों के अध्ययन के उनके रिसर्च के मदद से मिल रहा है महोदय, इसे भी हमें समझने की बहुत जरूरत है महोदय। महोदय ये बता करके जाते हैं सेक्स और जेंडर के बीच का डिफरेंस चॉइस दोनों पार्टनर। तो मेरा सीधे सवाल है कि आप बांध दिए हुए क्वेश्चन से राउंड में कहीं ना कहीं आप इसका जवाब दे दीजिएगा। स्त्रीत्व और पुरुषत्व को हम नकार नहीं रहे महोदय, फिर से वही उदाहरण है, उस किशोर मेरे अंदर स्त्रीत्व और पुरुषत्व आपके अनुसार जो डेफिनेशन है वो मेरे अंदर तो दोनों क्वालिटी है। आप बताइए कि मैं क्या हूँ, मैं स्त्री हूँ या पुरुष हूँ, मेरे अंदर स्त्री का तत्व है या पुरुष का तत्व है महोदय। हम बंद गए हैं महोदय, ये हमारे साथी में कॉन्ट्राडिक्शन का गिना करके जाते हैं कि हम बन गए महोदय। हम पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड में हैं महोदय, और पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड में होने की वजह से क्या है, ये सच था कि हम कभी बंधे हुए थे, लेकिन हमारे प्रयास की वजह से, आपके प्रयास की वजह से, सार्थक प्रयास की वजह से हम उस बंधन से आगे बढ़ रहे हैं। उसमें आपके भी सहमति की जरूरत है। वक्तव्यों के उपरांत प्रश्नोत्तरी चरण के हेतु दोनों दलों को तैयारी के लिए 3 मिनट का समय